नमस्कार दोस्तों, मैं मंजुल पांडे आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरबी क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये इंडियन पॉलिटी में संवैधानिक विकास का ये तीसरा पार्ट है। अभी तक हमने दो पार्ट में देखा था 1773 से लेके 1858 तक भारत शासन अधिनियम की बात कर चुके थे। इस वीडियो में हम 1861 के भारत परिषद अधिनियम की बात करेंगे। तो दोस्तों, 1861 के भारत परिषद अधिनियम में सबसे पहला काम किया गया कि सन 1861 ईस्वी में आईपीसी की स्थापना की गई। के भारत परिषद अधिनियम में जो सबसे पहला काम किया गया वो आईपीसी की स्थापना था। आईपीसी मीन्स भारतीय दंड संहिता का प्रावधान किया गया किस एक्ट के द्वारा? तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा। ये पहला काम किया गया 1861 के भारत परिषद अधिनियम में। दूसरा काम इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो भारत का वायसराय था, ये जो वायसराय है, इसे एक शक्ति प्रदान की गई और वो शक्ति क्या थी? अध्यादेश जारी करने की। अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। किसे? वायसराय को। मीन्स भारत के वायसराय को अध्यादेश मतलब ऑर्डिनेंस, इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डिनेंस। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि भारत में जो लॉ होता है या फिर जिसे हम विधि कहते हैं, कानून है, वो हमारी संसद से पास होता है। केंद्र में संसद में जो हमारी संसद द्विसदनात्मक है, लोकसभा और राज्यसभा, वहाँ से पास होता है। देन कोई लॉ बनता है, कानून बनता है, और यही काम राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद करती है। तो ये तो होता है कि अगर वो सत्र चल रहा है, अगर विधानसभा सत्र चल रहा है, लोकसभा सत्र चल रहा है, तो उसमें आराम से जो भी नियम बनाने के, कानून बनाने के जो भी कुछ नियम कानून होते हैं, उसके तहत कोई भी नियम बना दिया गया, कोई भी लॉ बना दिया गया। लेकिन मान लीजिए कि अगर सत्र ना चल रहा हो, तो इसके तहत हमारे देश के राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को और राज्यों के राज्यपाल को, गवर्नर को शक्तियां प्रदान की गई हैं कि वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और इसमें राष्ट्रपति को आर्टिकल 123 के तहत और राज्यपाल को आर्टिकल 213 के तहत यह शक्तियां प्रदान की गई हैं कि वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। कोई भी ऑर्डिनेंस निकाल सकता है भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत, और कोई भी राज्यपाल एक ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है आर्टिकल 213 के तहत। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो क्वेश्चन ये आता है कि जो भारत में राष्ट्रपति, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, यह शक्ति किस अधिनियम से प्राप्त हुई थी? यह सर्वप्रथम इस अध्यादेश को जारी करने को सबसे पहले किस अधिनियम के द्वारा अप्लाई किया गया था? तो वो था 1861 का भारत परिषद अधिनियम, ये किया गया था। इसके बाद जो इसमें अगला काम किया गया वो ये था कि सन 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग द्वारा एक काम किया गया। क्योंकि हमने पिछले हमने दो एक्ट पढ़ा था, एक 1833 का और एक 1858 का, उसमें हमने देखा था कि विधान परिषद की स्थापना की गई थी, परंतु इस विधान परिषद में अभी तक कोई भी भारतीय सदस्यों को शामिल नहीं किया गया था। लेकिन सन 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग द्वारा सर्वप्रथम 3 भारतीय सदस्यों को विधान परिषद में शामिल किया जाता है। और वो 3 सदस्य कौन कौन थे? एक थे बनारस के राजा, दूसरे थे पटियाला के महाराजा और तीसरे थे सर दिनकर राव। तो 3 व्यक्तियों को इसी एक्ट के तहत सन 1862 ईस्वी में विधान परिषद में शामिल किया गया। तो ये प्रावधान किया गया था किसके तहत? 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा।
क्या था? 1862 में तीन भारतीय सदस्यों को विधान परिषद में शामिल किया गया। विधान परिषद में शामिल किया गया। और वो 3 सदस्य थे कौन कौन? पहले थे बनारस के राजा, दूसरे थे पटियाला के महाराज, और तीसरे थे दिनकर राव। इन 3 सदस्यों को सन 1862 ईस्वी में विधान परिषद में शामिल किया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के काल में। ठीक, तो ये काम किए गए थे 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम में। और इसके बाद हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि सन 1892 ईस्वी में एक एक्ट आता है जिसे कहा जाता है भारतीय परिषद अधिनियम। और इस एक्ट में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए थे जिसमें ये देखा गया कि पहली बार कुछ भारतीयों के लिए या भारतीय स्वतंत्रता को कुछ आज़ादी दी गई थी। भारतीयों को कुछ आज़ादी दी गई थी 1892 के भारत परिषद अधिनियम में। तो ऐसा इससे पहले हुआ क्या था? इसके लिए हिस्ट्री में आप अच्छे से जानते होंगे कि सन 1885 ईस्वी में स्थापना की जाती है कांग्रेस की। और एक क्वेश्चन जो बहुत पूछा जाता है कि कांग्रेस की स्थापना किसके काल में हुई थी? आप सबको इसका आंसर जरूर पता होगा कि कांग्रेस की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो लॉर्ड डफरिन के काल में। तो लॉर्ड डफरिन भारत का वायसराय बनकर आया। कब? 1884 में। और ये वायसराय रहा सन 1888 तक। और इसी बीच सन 1885 में होता है क्या? कांग्रेस की स्थापना। लेकिन कांग्रेस की स्थापना की जरूरत क्या पड़ी? देखिए, जो ये 19वीं सदी थी, जो भारत में 19वीं सदी थी, 19वीं सदी में बहुत कुछ रिफॉर्म हुए थे, बहुत सुधार हुए थे। इसमें सामाजिक सुधार भी हुए, राजनीतिक सुधार भी हुए और आर्थिक सुधार भी हुए। तो हर प्रकार से 19वीं सदी भारतीय सुधारों के लिए जानी जाती है। इसी में राजा राम मोहन राय आते हैं, इसी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर आते हैं, इसी में लॉर्ड डलहौजी था, कैनिंग था। रेलवे की शुरुआत भी इसी दौरान हुई। प्रेस को स्वतंत्रता मिली, भारतीय समाचार पत्रों का विकास किया गया, शिक्षा का विकास हुआ। तो ये सारे काम हुए थे 19वीं शताब्दी में। और जब ये सुधार हुए तो इन सुधारों से एक शिक्षित वर्ग तैयार हुआ। भारत में एक शिक्षित वर्ग तैयार हुआ। तो लॉर्ड डफरिन को इससे इनसिक्योरिटी हुई। उन्हें लगा कि ये शिक्षित वर्ग कहीं हमारे लिए दिक्कत ना पैदा हो जाए। तो लॉर्ड डफरिन के दिमाग में एक प्लान समझ में आया और उन्होंने प्लान क्या बनाया? इन सभी शिक्षित व्यक्तियों को एक समूह बना दिया जाए और वो समूह हमारे साथ मिलकर जो भी अशिक्षित लोग हैं, जो भारत के और सारे व्यक्ति हैं, उनका शोषण किया जाए। तो इसी का प्लान में सन 1885 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस की स्थापना करवाई। और आपको अच्छे से पता होगा कि इसके संस्थापक कौन थे। इसके संस्थापक थे एक रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था एवो ह्यूम। एवो ह्यूम ने सन 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना की और इसका पहला अधिवेशन बॉम्बे में हुआ। बॉम्बे में एक स्टेडियम था, कॉलेज था जिसका नाम था गोकुल धाम तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। और उसमें पहला अधिवेशन होता है जिसमें 72 सदस्यों ने भाग भी लिया था।
कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 72 सदस्यों ने भाग लिया और 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गई। लेकिन 1892 पहुंचते पहुंचते इस कांग्रेस शब्द में, और एक बात क्वेश्चन ही पूछा था, ये कांग्रेस शब्द कहां से आया है, तो हम जानते हैं कि यूएसए की पार्लियामेंट को ही कांग्रेस कहते हैं। यूएसए की पार्लियामेंट को ही कांग्रेस कहते हैं, और कांग्रेस का अर्थ होता है अ डेलीकेटेड पीपल, मतलब पढ़े लिखे लोगों का समूह। तो ये कांग्रेस शब्द आया है यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, क्योंकि वहां की पार्लियामेंट को ही क्या कहते हैं, कांग्रेस कहते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो सन 1892 पहुंचते पहुंचते जो ये शब्द था कांग्रेस, इसमें जोड़ दिया जाता है भारतीय राष्ट्रीय शब्द, इसमें जोड़ दिया गया भारतीय राष्ट्रीय, और ये कांग्रेस अब बन जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कब हुआ ये? सन 1892 में। और जब ये होता है तो जो कांग्रेस शुरू पे बनाई गई थी एक पढ़े लिखे लोगों के समूह के नाम पर, उसे वो पार्टी, वो समूह बदल जाता है एक राजनीतिक पार्टी, और अब ये पार्टी मांग करती है कि हमें कुछ स्वाधीनता दी जाए। अब इस पार्टी का एक ही मकसद होता है, वो था स्वराज, हमें अपना प्रशासन खुद चलाने को मिले, इसकी मांग करने लगे कांग्रेस के लोग। और आप भी जानते हैं कांग्रेस में दो विचारधारा थी, एक थे लिबरल जो उदारवादी हुआ करते थे, उसमें सबसे बड़ा नाम आता है दादा भाई नौरोजी का, मदन मोहन मालवीय का, देवेंद्र नाथ टैगोर का। ऐसे कई लोग थे जो लिबरल थे, उदारवादी थे, और इनका कहना था कि हम अंग्रेज़ों से याचना करेंगे, उनको बताएंगे कि हमारे साथ शोषण हो रहा है, इसलिए हमें कुछ अपना स्वशासन दिया जाए, स्वराज दिया जाए। ये कहना था लिबरल्स का। लेकिन जो दूसरी विचारधारा थी जिसे कहते थे अल्ट्रा नेशनलिस्ट, मतलब उग्रवादी विचारधारा, इनका कहना था कि हम आंदोलन करेंगे, हम विरोध करेंगे अंग्रेजों का, अंग्रेजों के सामानों का बहिष्कार करेंगे, जिसके तहत हमें स्वराज मिलेगा। तो ये दो विचारधारा थी कांग्रेस में। तो जब ये विचारधारा उत्पन्न हुई तो जो 1892 का भारत परिषद अधिनियम आया, इसमें कुछ स्वतंत्रता देने की बात कही गई। और इसमें स्वतंत्रता क्या दी गई, इसमें होता क्या है, पहली चीज 1892 के भारत परिषद अधिनियम की बात करते हैं अगर तो इसमें सबसे पहले काम ये किया गया कि भारत में निर्वाचन शब्द, भारत में निर्वाचन शब्द आया। 1892 का भारत परिषद अधिनियम, और इसमें सबसे पहला काम हुआ कि निर्वाचन शब्द, निर्वाचन शब्द की शुरुआत हुई। दूसरा काम इसके तहत किया गया कि जो 1860 ईस्वी से जो भारत में बजट आ रहा था, तो इस बजट में भारतीयों को शामिल करने की बात छोड़िए, भारतीयों को उसमें शामिल भी नहीं किया गया था, ना तो भारतीयों को उसमें वोट देने का अधिकार था, और वोट देने का अधिकार की बात छोड़िए, भारतीय लोग उसमें बहस भी नहीं कर सकते थे, बस उन्हें उसमें रहना होता था, प्रेजेंट रहें या प्रेजेंट ना भी रहें। तो बजट पास होने में उनकी कोई भूमिका नहीं होती थी। लेकिन 1892 के भारत परिषद अधिनियम में पहली बार भारतीयों को बजट पर बहस करने की अनुमति प्रदान की गई। तो इसमें क्या किया गया, भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार, ये भी किया गया किसके तहत, 1892 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और इसमें अगला काम क्या किया गया
एक केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया। केंद्रीय विधानसभा का गठन इसी के तहत किया गया। चौथा काम किया गया इसके तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी, तो सन 1892 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा। आप लोगों को अच्छे से पता होगा अप्रत्यक्ष चुनाव मीन्स इनडायरेक्ट इलेक्शन, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, हमारे यहाँ एमएलसी का चुनाव होता है, जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं उनका भी चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो ये काम किए गए थे 1892 के भारत परिषद अधिनियम में। इसके बाद भारत का वायसराय बनकर आता है एक ऐसा व्यक्ति जिसे अभी तक, चाहे हम कोई गवर्नर की बात करें, बंगाल के गवर्नर की बात करें, या बंगाल के गवर्नर जनरल की बात करें, या भारत के गवर्नर जनरल की बात करें, और या फिर वायसराय हो, इसमें जो सबसे बदनाम वायसराय हुआ वो आया भारत, जिसे अप्रिय वायसराय भी कहा जाता है। उसका नाम था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन भारत आया और ये आया सन 1899 में और भारत रहा 1905 तक। लॉर्ड कर्जन ने कुछ ऐसा किया जिससे समझ लीजिए भारतीयों में आज के टाइम पे, या हम कहते हैं भारत का जो बंटवारा हुआ उसमें सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान रहा तो वो लॉर्ड कर्जन का रहा। कैसे हुआ? हमने देखा कि 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो इसके तहत जो भी हमारे हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, ये सभी लोग एक मंच पर एकत्रित हुए। तो अंग्रेजों को समझ में आया, लॉर्ड कर्जन को समझ में आया कि अगर ये लोग एक रहेंगे, अगर ये एक लोग एक शक्ति के रूप में रहेंगे तो हम इसमें राज नहीं कर पाएंगे। अगर ब्रिटिश शासन को भारत में लॉन्ग टाइम तक रहना है तो इनमें फूट डालना होगा, और इसने एक नीति अपनाई जिसे हम लोग कहते हैं फूट डालो राज करो। फूट डालो राज करो, ये किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने। और इसने किया क्या? सन 1905 में, सन 1905 में इसने कर डाला बंगाल विभाजन। मतलब बंगाल को दो भागों में तोड़ दिया, एक को बना दिया ईस्ट बंगाल और दूसरे को बना दिया वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल कहने का मतलब आज के टाइम में वर्तमान में बांग्लादेश, और वेस्ट बंगाल जो हमारा पश्चिम बंगाल है। तो बंगाल का विभाजन कर दिया गया, एक को बनाया गया ईस्ट बंगाल और दूसरा बना वेस्ट बंगाल। अब इन दोनों को अगर देखा जाए ध्यान से, देखिए अंग्रेजों का तर्क कुछ और था विभाजन को लेके। अंग्रेजों का तर्क क्या था? अंग्रेजों का कहना था कि बंगाल बहुत बड़ी प्रेसिडेंसी है, एक बड़ा प्रांत है बंगाल, तो इसमें प्रशासन चलाने में दिक्कत हो रही है, इसीलिए बंगाल का विभाजन किया जा रहा है। ये तो कहना था अंग्रेजों का। लेकिन ये देखा गया कि जो ईस्ट बंगाल बनाया गया था वहाँ पर हिंदुओं की संख्या, मुसलमानों की संख्या हिंदुओं की संख्या से 3 गुना ज़्यादा थी। कहाँ पर? ईस्ट बंगाल में। और जो वेस्ट बंगाल बनाया गया यहाँ पर हिंदुओं की संख्या मुसलमानों से 4 गुना ज़्यादा थी। ये किया गया वेस्ट बंगाल में। तो कहने का मतलब आपको भी समझ में आ रहा होगा कि ये पूरा जो विभाजन किया गया ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल का, ये सांप्रदायिक या धर्म के आधार पर किया गया, सांप्रदायिकता के आधार पर किया गया। इसीलिए लॉर्ड कर्जन को सबसे बदनाम वायसराय कहा जाता है। तो जब 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है तो इससे हिंदू और मुसलमान समझ लीजिए एक तरफ से अलग अलग इसी दिन हो चुके थे। और इसमें अब मुसलमानों को समझ में आया कि क्या पता हमारी इनसिक्योरिटी हो, उन्हें अपनी असुरक्षा महसूस हुई, और उसका परिणाम ये हुआ 1906 में
1906 में ढाका में आगा खां द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। ठीक, बंगाल विभाजन के पश्चात सन 1906 में ढाका में आगा खां द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। और आपको ही पता होगा कि यही मुस्लिम लीग भारत बाद में पाकिस्तान की मांग करती है। तो कहने का मतलब कि जो आज के टाइम पे अगर आप बंटवारा देख रहे हैं, इसकी नींव कहाँ से पड़ी थी? लॉर्ड कर्जन से, जब हुआ था बंगाल का विभाजन ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल के रूप में। तो 1906 में जब ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी जाती है, तो अभी बात कुछ नहीं बिगड़ी थी। यही थी कि हिंदू और मुस्लिम के बीच कुछ ना कुछ दरार पैदा जरूर हो गई थी। लेकिन 1909 में एक ऐसा अधिनियम आता है जिस अधिनियम ने कानूनी रूप से हिंदुओं को और मुसलमानों को अलग कर दिया गया, और उसे कहा गया 1909 का मार्लेमेंटो रिफॉर्म। देखिए, एक बात हम आपको बताएं कि जो 1909 का मार्लेमेंटो रिफॉर्म है, मार्लेमेंटो सुधार है, इसे आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किसी भी प्रकार से कोई रिफॉर्म नहीं लगता है। ये कोई भी रिफॉर्म नहीं है, कोई भी सुधार नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों आज तक हम लोग इंडियन पॉलिटी में इसे मार्लेमेंटो सुधार के नाम से ही पढ़ते हैं। और इसमें किया क्या गया? 1909 का मार्लेमेंटो सुधार। मार्ले उस समय सचिव था, जो राज्य सचिव, और मिंटो था उस समय भारत का वायसराय। मिंटो सेकंड, लॉर्ड मिंटो सेकंड, ये भी कई बार पूछा गया, ये मिंटो सेकंड है, मिंटो प्रथम नहीं। तो लॉर्ड मार्ले उस समय सचिव था और लॉर्ड मिंटो उस समय वायसराय था। तो सन 1909 में मार्लेमेंटो सुधार आता है, जिसके तहत ये कहा जाता है कि जो मुस्लिम प्रतिनिधि होंगे, जो भी निर्वाचन में मुस्लिम प्रतिनिधि होंगे, उनको वोट केवल मुस्लिम मतदाता ही दे सकते हैं। ऐसा प्रावधान किया गया 1909 के मार्लेमेंटो सुधार में। और इसके साथ जो भी कोई मुस्लिम मतदाता थे, इनको विशेष मताधिकार दिया गया। मुस्लिम मतदाताओं को विशेष मताधिकार दिया गया। विशेष कैसे था कि ये कहा गया कि अब कोई मुस्लिम मतदाता होगा, जो कोई मुस्लिम मतदाता होगा, ये अब 2 वोट डाल सकता है। पहला वोट डालना उसके लिए कंपलसरी होगा एक मुस्लिम प्रतिनिधि को, कि ये पहला वोट डालेगा, एक वोट डालेगा किसी एक मुस्लिम प्रतिनिधि को, और दूसरा वोट ये डालेगा अपने हिसाब से किसी भी व्यक्ति को डाल सकता है, किसी व्यक्ति को डालेगा ये दूसरा वोट। तो मुस्लिम मतदाता को विशेष मताधिकार दिया गया, जिसके तहत ये कहा गया कि मुस्लिम मतदाता एक वोट तो कंपलसरी है, वो किसी मुस्लिम प्रतिनिधि को दे, और दूसरा वोट देगा वो किसी व्यक्ति को दे सकता है, किसी भी धर्म में। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि ये वोट भी जाएगा किसी मुस्लिम प्रतिनिधि को ही। तो कहने का मतलब है, यहां से आपको अच्छे से दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि मुसलमानों को समझ लीजिए एक जो द्वेष भावना पैदा हुई या अलग होने की भावना पैदा हुई, वो यहीं से हुई, और इसे कानूनी ठप्पा दे दिया गया, कानूनी मान्यता दे दी गई 1909 के मार्लेमेंटो सुधार को। और इसी के साथ क्वेश्चन बनता है कि भारत में सांप्रदायिकता का जनक, सांप्रदायिकता का जनक किसे कहा गया? लॉर्ड मिंटो सेकंड को। लॉर्ड मिंटो सेकंड या लॉर्ड मिंटो द्वितीय, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। यह हुआ 1909 के मार्लेमेंटो सुधार द्वारा। और ये सुधार इतना गड़बड़ है कि खुद ही जान लीजिए कि गांधी जी का कथन था, गांधी जी ने कहा था
कि पार्लियामेंटो सुधार ने ही भारत का सर्वनाश किया था, ऐसा कहना था गांधी जी का। तो ये सुधार वर्ड क्या है, रिफॉर्म क्या है, इसका आज तक क्या मीन्स है, क्या मतलब है, ये हमें आज तक नहीं समझ में आया। लेकिन हमारे सिलेबस में इसी नाम से है तो हम लोग यही पढ़ते हैं। इसके बाद अगला जो एक्ट आता है वो था सन 1919 का मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ये आया था 1919 में। 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसमें भी मॉन्टेग्यू था उस टाइम भारत का राज्य सचिव और चेम्सफोर्ड था उस समय भारत का वायसराय। और इसमें सबसे पहला काम क्या किया गया कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। देखिए, हमने पहले ही बताया था कि द्वैध शासन प्रणाली सन 1765 में लगाई गई थी बंगाल में, जो कि 1772 में खत्म कर दी गई थी। तो हम द्वैध शासन प्रणाली 3 बार पढ़ेंगे। एक बार लगाई गई थी बंगाल में, जो 1765 से लेकर 1772 तक थी, रॉबर्ट क्लाइव के काल में। दूसरी बार प्रांतों में लगाई गई द्वैध शासन प्रणाली सन 1919 में, और ये चलता है 1919 से 1935 तक। और फिर यही द्वैध शासन प्रणाली 1935 के भारत शासन अधिनियम में लगा दी जाती है केंद्र में, और आज तक वर्तमान में अभी तक भारत में द्वैध शासन प्रणाली लागू है। तो ये काम किया गया 1919 के मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार में। क्वेश्चन आता है कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली के जनक कौन थे? तो इनका नाम था लियोनस कार्टियस। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली के इन्हीं के रिकमेंडेशन पे प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। दूसरा काम किया जाता है इस एक्ट के तहत कि केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत की गई। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत, और द्विसदनात्मक में एक की गई केंद्र विधानसभा और दूसरा हुई राज्य विधानसभा। इसका प्रावधान भी किया गया इसी के तहत। और केंद्र विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 145 निर्धारित की गई। इसमें कुल सदस्य हुए 145 और इसमें कुल सदस्य हुए 60। इनका कार्यकाल था 3 वर्ष। और इनका कार्यकाल होता था 5 वर्ष का। ये काम किया गया 1919 के मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के तहत कि केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था का प्रारंभ किया गया, जिसके तहत 2 व्यवस्थाएं बनाई गईं। पहला था केंद्र विधानसभा, जिसमें कुल सदस्यों की संख्या होती थी 145 और उनका कार्यकाल होता था 3 वर्ष का। ये कितने वर्ष का? 3 वर्ष का। और दूसरा जो राज्य विधानसभा थी, इसमें सदस्यों की संख्या थी 60 और इनका कार्यकाल होता था 5 वर्ष का। ये भी प्रावधान किए गए 1919 के मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार में। अगला काम इसमें किया गया कि पहली बार भारत में प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। ये भी किसमें हुआ था? मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार में। तो अगला प्रावधान इसमें हम देखेंगे प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत।
प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत, कि भारत में अब डायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत की गई। जैसे हमारे जो लोकसभा के चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं, ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं, उसकी शुरुआत कहाँ की, कब से की गई? 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से। और इसका जो सबसे बड़ा सुधार था वो ये था कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। महिलाओं को वोट देने का अधिकार, मतदान करने का अधिकार दिया गया। किसे? महिलाओं को। पहली बार किसमें? 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में। और एक चीज, अगर कभी ये पूछा जाता है कि विश्व में सबसे पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब दिया गया था, कब प्रदान किया गया था, तो वो हुआ था 19 सितंबर सन 1893 को, और वो दिया गया था न्यूजीलैंड के द्वारा। न्यूजीलैंड में सर्वप्रथम 19 सितंबर 1893 को महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया था। अगर आप प्रेजेंट की बात करें तो अभी करंट में हाल ही में आपने सुना होगा कि सऊदी अरब के महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। तो हमारे भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कहाँ से मिला था? 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा। इसके बाद इस एक्ट में एक प्रावधान और किया गया कि जैसे पहले जो ब्रिटिश अधिकारी होते थे, इन्हें वेतन ब्रिटेन से ही आता था, लंदन से ही आता था, लेकिन हमने बताया था आप लोगों को कि ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय राजस्व से ही वेतन दिया जाता था। लेकिन इस एक्ट के द्वारा पुनः ब्रिटिश अधिकारियों का वेतन इंग्लैंड से आने लगा। ये भी प्रावधान किया गया था 1819 के ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में। तो एक कार्य ये था, इसमें एक इंपॉर्टेंट काम ये था कि सन 1919 में हम जानते हैं लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। लोक सेवा आयोग का गठन किया गया कब? सन 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के ही द्वारा। और इसके बाद सन 1923 में एक आयोग का गठन होता है, इसका नाम था ली आयोग। और ली आयोग की सिफारिशों पर सन 1926 ईस्वी में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, जिसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे सर रॉस बार्कर्स। तो इसी की सिफारिश पर सन 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, जिसके प्रथम फर्स्ट अध्यक्ष बनाए गए रॉस बैकर्स। कुछ नाम कंफ्यूज हो रहे हैं, सर रॉस बैकर्स यही नाम था। इसी में थोड़ा स्पेलिंग में होगा भले गलत। तो ये भी हुआ था किसके तहत? 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत। तो ये प्रावधान किए गए थे 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में। इसके बाद हम अच्छे से जानते हैं कि 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आता है 1927-28 में, जिसका पूर्णतः बहिष्कार किया जाता है। और इसके पश्चात सन 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश की, और भारतीयों द्वारा सबसे पहली बार समझ लीजिए एक संविधान बनाया गया था। कब? सन 1929 में, जो वही नेहरू रिपोर्ट कहलाती है, जिसे
हमारे संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे सन 1935 के भारत शासन अधिनियम की, और देन उसके बाद 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की। तो ये जो 3-4 टॉपिक बचे हुए हैं ये नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट होगा। अभी तक संवैधानिक विकास के 3 पार्ट अपलोड किए जा चुके हैं, और आप लोगों के कमेंट, आप लोगों के जो रिव्यू हैं वो हम वॉच कर रहे हैं। जो भी कमियां हैं या जो भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम अगले वीडियो में उस कमी को या आपके उस क्वेश्चन को ज़रूर क्लियर करेंगे। तब तक आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।